सोना और चांदी दोनों मजबूत दिख रहे थे, लेकिन अचानक बाजार में बिकवाली आ गई। ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स की रीबैलेंसिंग ने कैसे गोल्ड सिल्वर का पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया। और आज हम देख रहे हैं कि बाजार फिर ऊपर उठा हुआ है। आज सारी सच्चाई को डेटा और लॉजिक के साथ पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से समझेंगे। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। हम अपने जीवन में कदम कदम पर तब रीबैलेंस करते ही हैं जब कोई नई बात या चीज हमें ठीक नहीं लगती। तो क्या ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स रीबैलेंसिंग की बात को बाजार समझ नहीं पाया और गोल्ड सिल्वर कल फिसले? नमस्कार कमल जी। सबसे पहले तो आपका शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। जहां तक ब्लूमबर्ग के कमोडिटी इंडेक्स की एनुअल रीबैलेंसिंग का सवाल है, तो ये एक रेगुलर प्रोसेस होती है जो हर साल होती है। पहली बार ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इस बार थोड़ी सी इस इंडेक्स की रीबैलेंसिंग में अहमियत इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमने देखा है कि पूरे वर्ष के दरमियान जो कमोडिटी के प्राइसेस है उनमें एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली थी। जहां तक चांदी का सवाल है तो वहां पे हमने लगभग 170% की बढ़त देखी। प्लेटिनम पैलेडियम में भी काफी ज्यादा बढ़त थी। उसके बाद हमने सोने में लगभग 70% की बढ़त देखी। कॉपर में वहां पे लगभग 40% के आसपास की बढ़त थी। तो इस अप्रत्याशित बढ़त के बाद वहां पे जो इंडेक्स में हर कमोडिटी का वेटेज होता है उसको वहां पे रीबैलेंस करने की जरूरत होती है जब साल की शुरुआत होती है। तो वही जो प्रोसेस है उसको हम कह सकते हैं कि वहां पे जो एनुअल रीबैलेंसिंग है वो यहाँ पे होती हुई दिख रही है, जो कि एक प्रोसेस का हिस्सा है और जो 18 जनवरी तक जारी रहेगी। तो उसमें जो कमोडिटी का प्राइस बढ़ने के चलते वेटेज ज्यादा हो गया है उस कमोडिटी का वहां से थोड़ा सा हिस्सा उसकी बिकवाली की जाएगी। और जो कमोडिटी जिसका वहां पे वेटेज कम है और जो एक ऑप्टिमल वेटेज होना चाहिए वो कमोडिटी उस मात्रा में उस इंडेक्स में ऐड की जाएगी। तो उसी के चलते हमने देखा कि एक वहां पे जो है कल पैनिक सेलिंग मार्केट में देखने को मिली। सोना जी। चांदी के साथ ही जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वहां भी बिकवाली हावी होती हुई नजर आई थी। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद वहां पे प्राइस एडजस्टमेंट के बाद कीमतें फिर एक बार निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी कल शाम के सत्र में और आज फिर से दिखाती हुई नजर आ रही है। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो हर साल होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरा, जहां तक ग्लोबल फंडामेंटल का सवाल है तो अभी वहां पे कोई बड़ा बदलाव हुआ नहीं है। तो ये एक रूटीन प्रोसेस के चलते हमने कल वहां पे एक पैनिक रिएक्शन मार्केट में देखा था, लेकिन वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। ओवरऑल यहाँ पे ग्लोबल फंडामेंटल्स में कोई बदलाव अभी देखने को नहीं मिला है कमल जी। नहीं मनोज जी, आपने कहा कि 18 जनवरी तक ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स की रीबैलेंसिंग चलेगी। यानी अभी भी कुछ हो सकता है, कई कमोडिटी में उथल पुथल हो। तो क्या ऐसे में किसी ट्रेडर को या इन्वेस्टर को पैनिक होने की आवश्यकता तो नहीं है? देखिए, यहाँ पे हम लगातार जब भी आपके साथ शो करते हैं तो कमोडिटी में काम करने वाले लोगों को, चाहे वो ट्रेडर हो, निवेशक हो, हेजर हो, हम यही चीज समझाते हैं कि कमोडिटी में जब भी आप कोई कारोबार करते हैं तो वहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। उसमें सबसे अहम चीज ये होती है कि यहाँ पे जब आप लिवरेज मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपका जो पोजीशन है वो ऑप्टिमल होना चाहिए। अगर आपने ओवर लिवरेज पोजीशन की और मार्केट में कभी भी बड़ी उठापटक होती है तो उस समय आपको नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। जी। लेकिन अगर आपने ऑप्टिमल पोजीशन लेकर के काम किया है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखा है, तो मार्केट की कितनी भी बड़ी उथल पुथल हो वहां पे आपको नुकसान नहीं होता है। तो उस चीज का ध्यान रखना है। ये रेगुलर प्रोसेस है, इस तरह की चीजें कमोडिटी मार्केट में होती रहती है। ब्लूमबर्ग की जो री इंडेक्सिंग है वो 9 से 14 जनवरी तक चलेगी कमल जी। उसके बाद 18 जनवरी को यूएस का सेक्शन 232 का निर्णय भी होना है, जिसमें जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके ऊपर टैरिफ को लेकर के क्लैरिटी यूएस की तरफ से आती हुई नजर आएगी। तो लगभग 20 जनवरी तक ये मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी काफी। हम इसमें उतार चढ़ाव जो है मार्केट में देखेंगे, लेकिन जहां तक फंडामेंटल का सवाल है उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। और जो ब्लूमबर्ग के इंडेक्स की रीबैलेंसिंग है उसमें हम देख रहे हैं कि लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर की जो बिक्री है वो सोने की कीमत में, और लगभग 6 से 7 बिलियन की जो बिक्री है वो चांदी में देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही यहाँ पे कॉपर की अगर बात करें तो वहां पे इतनी कोई बड़ी विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।
और कुछ जो कमोडिटीज हैं वहां पे वहाँ खरीदारी भी की जाएगी, तो ये एक रीबैलेंसिंग का हिस्सा रहेगा। तो जहां तक गोल्ड सिल्वर में 5-6 बिलियन डॉलर की बिकवाली का सवाल है, तो जो कॉमेक्स के टोटल वॉल्यूम होते हैं उसके सामने ये हार्डली 2-3% जो है हिस्सा रहेगा। तो उससे एक टेम्परेरी इम्पैक्ट जरूर कीमतों में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म कोई बड़ा इफेक्ट यहाँ पे आता हुआ नजर नहीं आएगा, कमल जी। जी जी मनोज जी, आपने कहा कि 2-3% ही यह हिस्सा है, लेकिन देखिए कल आपने तो देखा ही है कि बाजारों में बहुत अफवाहें चल रही थी कि सोना चांदी पानी पानी हो जाएगा। और एक बार पहले भी हम देख चुके हैं कि गोल्ड में 55,000 रुपए का भाव हो जाएगा, ऐसी अफवाहें बहुत फैली थी। ऐसे माहौल में ट्रेडर्स और निवेशकों को पैनिक होने के बजाय किस तरह फैसला लेना चाहिए? देखिए, यहाँ पे जो निवेशक है उनको तो यहाँ पे इस तरह की जब भी खबरें आती है तो वहां पे विचलित नहीं होना चाहिए। जब आप लंबी अवधि के लिए कोई भी निवेश का प्लान बनाते हैं तो वहां पे छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जब हमने 170% की बढ़त देखी है, उसके सामने अगर 10-15% की अगर प्रॉफिट बुकिंग या किसी भी कारण से कोई गिरावट आती है तो वो एक मार्केट का हिस्सा है, उसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको मार्केट के ऊपर कन्विक्शन नहीं है तो फिर आपको मार्केट में बने भी नहीं रहना चाहिए। दो चीज यहाँ पे निवेशकों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी कोई मार्केट में निवेशकों का रुझान होता है तो वहां इस तरह की न्यूज का फ्लो बनता है जो कि निवेशकों को अपने जो निर्णय है उससे विचलित करने के लिए बार बार जो है प्रेरित करता है। तो जो निवेशक यहाँ पे अपनी स्टडी और फंडामेंटल्स को देखते हुए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए निवेश कर रहे हैं, वो यहाँ पे उनको कभी भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो लिवरेज पोजीशन लेकर के न्यूज फ्लो के आधार पे जी और बड़ी पोजीशन बना लेते हैं तो निश्चित रूप से उनको यहाँ पे बड़ा लॉस उठाना पड़ता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जहां तक इस तरह की खबरों का सवाल है, तो पहले भी हमने देखा था कि जब पिछले साल दीपावली के पहले इस तरह की खबरें मीडिया में आनी शुरू हुई थी कि जो चांदी की कीमत है वो 55,000 तक गिर जाएगी। जब चांदी हम देख रहे थे कि लगभग 90,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी, वहां से हमने 4-5 हजार की गिरावट जरूर आते हुए देखी, लेकिन वहां से कीमतें लगभग 200% की जो बढ़त है वो दिखाती हुई नजर आई। तो इस तरह की खबरों से विचलित नहीं होना चाहिए। अगर आपका कन्विक्शन है, आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित हैं, तो इस तरह की चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की भी वहां पे आपको पूरी जो है प्रोसेस का ध्यान रखना है और उसका पालन करना है। मनोज जी, वेनेजुएला पर कब्जा, रूस पर नए कड़ी प्रतिबंध की पूरी तैयारी और 500% टैरिफ की धमकी, क्या संदेश है ये खासकर गोल्ड के लिए? देखिए, यहाँ पे जो हम पूरा देख रहे हैं कि जिस तरह से जो अनसर्टेनिटी, जब यूएस में सेकेंड टर्म में यूएस प्रेसिडेंट री इलेक्ट होकर के आए थे और तब से ही उन्होंने जो अपने तेवर है वो जाहिर कर दिए थे और हम लगातार देख भी रहे हैं। और उसी के चलते ग्लोबल जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वहां पे बड़ी अनिश्चितता का माहौल जो है वो निर्मित हुआ है। तो ये जो कारण है, ये सारे कारण प्रीशियस मेटल्स के लिए तो पॉजिटिव है ही, लेकिन साथ ही इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए भी बहुत बड़े पॉजिटिव फैक्टर्स है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रीबैलेंसिंग हो रही है। हमने ब्लूमबर्ग इंडेक्स की बात की, लेकिन यहाँ पे अभी हम ग्लोबल इकोनॉमी को भी रीबैलेंसिंग होते हुए देख रहे हैं, कमल जी। और 2026 में वो काफी कुछ यहाँ नजर भी आ रहा है, जब यूएस ने वहां पे वेनेजुएला के ऊपर एक्शन किया और अभी ईरान के ऊपर करने की तैयारी उनकी चल रही है। साथ ही वो ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और यूएस ने काफी इंपॉर्टेंट जो 66 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां से अपने को विड्रॉ किया है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए लग रहा है कि जो वर्ष 2026 का जो साल है वो 25 से भी ज्यादा अनिश्चितताओं वाला रहने वाला है। और ऐसे में जो रियल असेट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी और पेपर असेट की जो वैल्यू है वो कम होगी। तो इसी चीज को दृष्टिगत रखते हुए हमारा मानना है कि जो ग्लोबल कमोडिटीज हैं वो 2026 में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। वोलेटिलिटी निश्चित तौर पे यहाँ पे काफी ज्यादा रहेगी, तो निवेशकों को यहाँ पे वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए अपने आरएमएस को प्रॉपर, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर रखना है। बाकी 2026 का साल भी ग्लोबल कमोडिटी मार्केट के लिए बेहतर होगा। स्पेशली गोल्ड, हमारा मानना है कि वो यहाँ पे 2026 में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और जैसा कि पहले भी हमने जब जी 2026 की शुरुआत में आपके साथ शो किया था, तो हमने साफ तौर पर कहा था कि सोना वर्ष 2026 में $5,500 तक भी जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में और 1,70,000 भारतीय बाजारों में। तो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे काफी जो है बेहतर लगती है। बस निवेशकों को यहाँ पे स्टेगर्ड वे में अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए निवेशित रहना है।
बाकी वर्ष 2026 का साल भी ओवरऑल कमोडिटीज के लिए बेहतर साल होगा कमल जी। मनोज जी, आप सोने चांदी के ट्रेडर्स को कोई लेवल देना चाहेंगे निकट भविष्य के लिए? देखिए सोने में यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी है। इमीडिएट अगर सपोर्ट की मैं बात करूं तो $4,240 महत्वपूर्ण सपोर्ट बना हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। और उस लिहाज से अगर हम बात करें तो भारतीय बाजारों में लगभग 1,32,000 से 1,33,000 के आसपास आता है। लंबे अवधि के लिए अगर सपोर्ट की बात करें तो $3,960 जो है वो लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट सोने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बना हुआ है। भारतीय बाजारों में लगभग 1,18,000 से 1,20,000 की रेंज होती है। तो ये सपोर्ट्स लेवल का ध्यान रखना चाहिए। वहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो $4,555 का एक रेजिस्टेंस इंटरनेशनल मार्केट में बना हुआ है। भारतीय बाजारों में 1,40,400। ये रेजिस्टेंस लेवल पार होने के बाद सोने में फ्रेश वहां पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो सोने की कीमतों को आगे 4,890, 5,000 और $5,500 तक ले जाता हुआ नजर आएगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,45,000 से 1,50,000 और फिर 1,70,000 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी यहाँ पे सोने के मुकाबले काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। इमीडिएट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो $70 चांदी के लिए यहाँ एक काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में यहाँ पे 2,24,000 जो है वो एक काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे रहेगा। लॉन्ग टर्म के अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो $65 का जो सपोर्ट है वो काफी मजबूत सपोर्ट यहाँ पे चांदी के लिए देखने को मिलेगा। भारतीय बाजारों में जो स्तर आता है वो लगभग 2,08,000 से 2,05,000 की रेंज में आता है। वहीं अगर हम अपसाइड की बात करें तो $85 जो है वो अब पहला रेजिस्टेंस रहेगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में जो कीमतें होगी वो लगभग 2,70,000 की होगी। और उसके बाद $100 जो कि लगभग 3 लाख के आसपास के स्तर होंगे। तो यहाँ पे $65 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान करके कोई भी गिरावट आती है तो निवेशकों को एसआईपी के रूप में या स्टेगर्ड वे में अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए निवेश करना चाहिए। लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। वर्ष 2026 में यहाँ पे काफी फेयर चांस है कि चांदी जो है 3 लाख तक के स्तर को टेस्ट करती हुई नजर आए। लेकिन सोना जो है वो यहाँ पे ज्यादा हम कह सकते हैं कि कन्विक्शन के हिसाब से बेहतर असेट क्लास होगा, जिस तरह की ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो सोना एक स्टेबल रिटर्न देने वाली कमोडिटी साबित होगा। चांदी रिटर्न देगी लेकिन वॉलेटिलिटी उसमें काफी ज्यादा रहेगी कमल जी। आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? सोने और चांदी के निवेश में कमल जी फ्यूचर्स मार्केट में मेरा कोई निवेश नहीं है। हमारे क्लाइंट्स का हमारी रिकमेंडेशन के चलते इसमें निवेश हो सकता है। और एसआईपी के रूप में जरूर मेरा ईटीएफ में सोने और चांदी में निवेश रहता है। कोई भी ट्रेडर या निवेशक सोने या चांदी में ट्रेड या निवेश की कोई भी रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए। हमारे दिए गए लेवल्स के अनुसार बना रहे हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखें। धन्यवाद।